गांव में रामलाल नाम का गरीब सब्जी वाला रहता था, जो हमेशा बाजार में अपने दोस्त चंदू के साथ सब्जी बेचने का काम करता था और दोनों के पास अपना अपना एक गोदाम भी था। रामलाल की पत्नी आरती जो घर का काम करती थी और उसका बेटा रोहन जो स्कूल जाता था। यह लो दादी माँ, आज फिर से तुम्हारे लिए अपना लंच बॉक्स बचाकर लाया हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रोहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार कब तक तुम ऐसे भिखारियों को अपना लंच बॉक्स देते रहोगे? इन लोगों का तो आदत है भीख मांगने की, मैं तो एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। मोहन, मुझे पता है कि मेरे पिताजी उतना अमीर तो नहीं है कि उनके लिए रोज खाने की व्यवस्था कर सकूं, और एक दो बार लंच दे दिया तो फिर मैं कौन सा गरीब हो जाऊंगा। और वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं कि दान पुण्य करने से हमारा कुछ घटता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। तू नहीं मानेगा, अब चल घर चल, देर हो रही है। रोहन और मोहन वहां से घर की ओर चल देते हैं और घर पहुंचते ही रोहन अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाता है। वैसे आरती, मेरा मानना है कि इस बार दिवाली से पहले अगर हमारा गोदाम का आलू बिक जाए तो त्योहार भी धूमधाम से मनाएंगे। आप चिंता ना करें जी, आपकी मेहनत पर हमें पूरा भरोसा है। पापा, इस बार दिवाली पर हमें बहुत सारे पटाखे चाहिए। मेरा दोस्त मोहन ने भी बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, रॉकेट खरीदे हैं, सुतरी बम, फुलझड़ी, सब कुछ। नए नए कपड़े भी खरीदे हैं। हाँ हाँ रोहन, इस बार सब कुछ खरीद देंगे। रॉकेट, फुलझड़ी, नए नए कपड़े, मिठाइयाँ सब कुछ खरीद देंगे। इस वर्ष और भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे दिवाली। रामलाल और उसका बेटा रोहन दोनों अपने आलू के गोदाम में चले जाते हैं और देखते हैं कि सारे आलू में तो कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू में तो कीड़े लग गए। अब सड़ा हुआ आलू कौन खरीदेगा? आप चिंता ना करें पिताजी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और वहाँ से दोनों अपना थैला लेकर बाजार चले जाते हैं। वहीं पर मोहन भी अपने पिताजी के साथ आया था। क्या हुआ रोहन, तुम और अंकल जी इतना उदास क्यों हो? हाँ भाई, तुम दोनों उदास क्यों हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या बताऊं चंदू भैया, मैंने जो स्टॉक में आलू रखे थे उसमें कीड़े लग गए, जिससे सारा आलू सड़ गया। देखो रोहन, बहुत तुम दान पुण्य करते थे ना, देखा इसका अंजाम। अंकल ये अपना लंच बॉक्स रोज किसी न किसी गरीब को दे देता था और कहता था कि दान पुण्य करने से और बढ़ता है। देखा दान पुण्य करने का नतीजा। इस तरह वहाँ से रामलाल और उसके बेटे घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वह बूढ़ी दादी मिलती है। बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ मदद कर दो। खुश रहो बेटा, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर सदा बना रहे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इतना कहते ही वह बूढ़ी दादी माँ लक्ष्मी के रूप में आ जाती है। बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, इसलिए यह जल को ले जाकर अपने आलू के बोड़े पे छिड़क देना। इसके छिड़कने से तुम्हारे आलू में कभी कीड़े नहीं लगेंगे और न कभी सड़ेंगे और तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। माँ, मैं तुम्हारी दर्शन पाकर पूरा धन्य हो गया माँ। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते ही माँ वहाँ से गायब हो जाती है और बाप बेटे घर आकर आरती को सारी बात बताने लगते हैं। जरूर हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कार्य किए होंगे जी, जो माँ ने खुद अपना दर्शन दिया। हाँ पिताजी, अब हमें अपने गोदाम में जाना चाहिए जल को छिड़कने के लिए। हाँ हाँ बेटा, चलो। दोनों वहाँ से अपने गोदाम में चले जाते हैं। गोदाम पहुँचते ही जल को आलू की बोरियों के ऊपर छिड़क देते हैं और देखते ही देखते पूरा आलू पहले जैसा ही साफ हो जाता है। बेटा, माँ सही कहती थी, देखो आलू से सारे कीड़े गायब हो गए हैं। हाँ पिताजी, अब यहाँ से चलना चाहिए। अगले ही दिन वह अपने आलू के बीज को लेकर बाजार पहुँचते हैं। क्या हुआ चंदू,
आज सिर्फ टमाटर लेकर आए हो और उदास लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं रामलाल भाई, कल रात में मेरे गोदाम से सारी सब्जियां चोरी हो गई। या तो घर पे बची थी, इसलिए यहाँ बेचने के लिए आ गया। तुम परेशान मत हो चंदू, कल से तुम मेरे गोदाम से सारी सब्जियां उठा लेना और सब्जी बेचने के बाद तुम मेरे पैसे लौटा देना। इस बार तो दिवाली हम दोनों मिलकर ही मनाएंगे। पर भाई तेरे आलू में तो कीड़े लग गए हुए हैं। रामलाल उसे सारी बात बता देता है। चल चल ठीक है, अब शाम के लिए शॉपिंग भी तो करना है। बच्चों के लिए पटाखे, नए नए कपड़े खरीदना है कि नहीं? शाम होते ही रामलाल और चंदू दोनों माँ लक्ष्मी की पूजा करके बच्चों के साथ पटाखे छोड़ने लगते हैं और इस तरह माँ की कृपा से वे लोग और भी दान पुण्य करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। भोला के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो अपना खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। भोला दिमाग का बड़ा ही तेज था। वह मौसम को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी के कारण उसके गांव में उसकी बहुत इज्जत भी थी। कुछ दिन पहले की बात है, भोला खेती कर रहा था कि तभी उसके गांव के मुखिया जी आए और मुखिया बोले, अरे ओ भाई भोला, इतनी जोर से खेती करने में लगे हो, क्यों पसीना बहाते हो इस छोटी सी खेत में? इसे मेरे नाम क्यों नहीं कर देते और मेरे यहाँ काम पर लग जाते? दरअसल मुखिया हमेशा भोला से चिढ़ता था, क्योंकि वो छोटा सा खेत मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि भोला के खेत को किसी तरह हथिया ले, लेकिन भोला अपना खेत किसी भी हाल में देना नहीं चाहता था। भोला ने मुखिया से कहा, हाँ मुखिया जी, मैं इसी छोटी सी खेत से तो पल रहा हूँ। अगर इसे आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर ना जाऊंगा। लेकिन मैं सोच लिया हूँ मुखिया जी, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि 2 गुनी कमाई हो जाएगी। देखना मुखिया जी, एक दिन आपका वाला खेत भी मैं अपने में मिला लूंगा। मुखिया ने जब यह बात सुनी तो वह चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे बाप, ये कौन सा खेती करने जा रहा है री? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये तो सर्वा वैसे भी बड़ा चतुर है। अरे ओ भोला, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? बताओ तो सही। ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा मालिक, यह थोड़ा पर्सनल है। दरअसल जमीन मेरा कम है ना मालिक, उसकी वजह से कम हो रही है फसल। मैं रात में आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। लेकिन मुखिया को तो टेंशन हो गया था, ये करेगा तो करेगा क्या। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और भोला फौरा लेकर अपने खेत की तरफ निकला ही था कि उसकी पत्नी मिस्ती ने टोक दिया। अरे रात में फौरा लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान, शांत हो जाओ। अपने पास कम खेत की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना। अब मैं एक ऐसा उपाय निकाला हूँ, इस बार इतना अनाज पैदा करूँगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। भोला की यह बातें मुखिया खिड़की तरफ से सुनता है। मुखिया के तो पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सा खेती करने वाला है भोला। वो भोला के पीछे पीछे उसकी खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? क्या मुखिया का खेत थोड़ा आड़ जा रहा है? अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और मुखिया के खेत में पहुँच गई, फिर तो उसको बिना मेहनत किए मेरी फसल मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, कल मुखिया जी को बोलता हूँ, आप अपने खेत में एक दीवार बना ले ताकि मैं अपने खेत में फसल अच्छे से कर सकूं। मुखिया ने यह बात सुनी तो बोला, अच्छा भाई, तो ये बात है। अभी तो बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अब देखना, खेती तो तू अपने खेत में ही करेगा, लेकिन फसल तो काटूंगा मैं ही। यह कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। भोला भी कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह जब भोला मुखिया जी से मिलता है तो उनसे कहता है, मुखिया जी,
आपसे एक बात करनी थी। हाँ, लेकिन कोई भी बात करो, मैं अपने खेत में दीवार खड़ा नहीं करूँगा। ठीक है, बात खत्म। लेकिन मालिक, ऐसा कब कहा मैंने? हाँ हाँ, पता है तुम यही कहते, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास है। यह कहकर मुखिया हंसता हुआ वहाँ से चला गया।